चलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सर कौन से सेक्शन पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर के अंदर? तो बच्चों दो सेक्शन है, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट हम लोग पढ़ने वाले। चैप्टर को ना चालू करने के पहले थोड़ा सा अलग फ्लो लूंगा मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है। ध्यान से सुनना, क्या पढ़ेंगे हम लोग? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। देखो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? स्पेसिफिकली गुड्स। तो सर गुड्स के केस में ऐसा कौन सा लास्ट डे रहता है जब आपको क्या इशू करना पड़ता है? इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो इसका कॉन्वर्ट ये हम लोग है ना तीन पार्ट में बांटेंगे। एक हो गया आपका नॉर्मल केस, एक हो गया आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, और एक गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन कौन सा बेसिस हो गया? अप्रूवल बेसिस। ठीक है, ध्यान से सुनना। नॉर्मल केस के अंदर दो बातें आती। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या गुड्स का मूवमेंट है। अगर गुड्स का मूवमेंट है, यानी कि गुड्स है ना सप्लायर की दुकान से, गोडाउन से, फैक्ट्री से, कहीं से भी निकल के रेसिपिएंट के पास जाने वाला है, यानी कि मूवमेंट होने वाला है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स आप लोगों को इनवॉइस को इशू करना कंपलसरी है। वो आपका लास्ट डेट बन जाता है इनवॉइस को इशू करने का। और अगर समझो मूवमेंट नहीं है, लेट से आप लोगों ने किसी से क्लासरूम खरीदा विद फर्नीचर, तो आप फर्नीचर घर नहीं लेके जाने वाले, वो क्लासरूम में फर्नीचर आपको सिर्फ पोजीशन मिलने वाला है, मूवमेंट नहीं होने वाला है। तो जब आपको पोजीशन मिल रहा ना, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ पोजीशन, बिफोर और एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपका क्या हो जाएगा? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस माना जाएगा। क्लियर है? फिर अगला पॉइंट क्या आता है आपका? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप लोगों के घर में कोई भी दूध वाला या पेपर वाला आता रहेगा, तो वो आपको डेली डिलीवरी दे रहा है, तो कंटिन्यूस सप्लाई कर रहा है ना वो आप लोगों को। तो इस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा? वो रोज तो आपसे पैसा नहीं लेगा, पीरियोडिक सेटलमेंट होता रहेगा। तो उसी वे में जब भी आपका पीरियोडिक पेमेंट बोलो, या तो जब भी वो आपको हिसाब किताब करता रहेगा ना, वो बन जाएगा आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। और भैया अगर आपने किसी को गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे, अप्रूवल मतलब क्या? तू लेके जा, पसंद आया तो रख लेना, पसंद नहीं आया तो मुझे रिटर्न दे देना। इस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा? तो जब से रिमूवल हुआ है, रिमूवल से 6 मंथ्स, कितना टाइम रहेगा? रिमूवल से 6 मंथ्स के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। क्लियर है? ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा अगर आप लोग क्या कर रहे हो? सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। सर ये हमने क्यों पढ़ा? तो आ जाओ इस पॉइंट के ऊपर। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसे पहले एक तो इसके अंदर ना हम लोग कौन से सेक्शन पढ़ेंगे? 12 से स्टार्ट होगा आपका। एक ही मिनट, कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? 12, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से सुनना, ये जो 3 सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे ना, ये कॉपी पेस्ट है आपका सेक्शन 13, 4, 5, 6। तो हम लोग सेक्शन 12 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे ही नहीं। 4, 5 सब सेक्शन के लिए 4, 5, 6, क्योंकि वो रिपीट होने वाला है। अभी सेक्शन 12(2) बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? या तो इनवॉइस का डेट, या तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस का डेट या तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। सर इनवॉइस का लास्ट डेट क्या रहता है? वो अभी हम लोगों ने जस्ट 1 मिनट पहले पढ़ा, समझा? चलो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेट से आप लोगों ने आप लोगों को क्या हो गया? 30 जून 2025 के दिन एक ऑर्डर आया, और आपने क्या किया? 2 जुलाई 2025 को ऑर्डर क्या किया? डिस्पैच। ठीक है? और आप लोगों ने इनवॉइस कब बनाया? दो बातें, इनवॉइस आप लोग बना रहे हो 5 जुलाई 2025, या तो इनवॉइस बना रहे हो 1 जुलाई 2025। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा भैया? ये वाला केस देखो, 5 जुलाई, अभी यहाँ पे कहने से डिस्पैच किया, यानी कि मूवमेंट है, तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या बन जाएगा? मूवमेंट चालू होने के पहले। तो 2 जुलाई बन गया मेरा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस का डेट दिया है 5 जुलाई। अर्लियर क्या आता है इन दोनों में से? 2 जुलाई। तो ये क्या बन गया मेरा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकेंड केस में मेरा मूवमेंट कब हो रहा है? 2 जून। मेरा इनवॉइस कब है? मूवमेंट कब हो रहा है? 2 जुलाई। मेरा इनवॉइस कब है? 1 जुलाई। तो इनवॉइस पहले बन गया ना,
तो ये बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर है यहाँ तक? सर ध्यान से सुनना, सेक्शन 12(2) यानी कि अगर गुड्स को टैक्स आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करना है तो कौन से दिन पे पेमेंट आया वो रेलेवेंट नहीं है। यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स की बात चालू है, वापिस से सप्लाई ऑफ गुड्स की अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे बात चालू है तो पेमेंट का कोई भी रेलेवेंस नहीं है फॉर टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? फिर बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी गुड्स मिला है और अगर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ, जिस दिन आप लोगों को इनवॉइस है या जो भी डॉक्यूमेंट दिया है सप्लायर ने, वहां से कितने दिन बोले हुए? 31 डेज। वहां से कितने दिन बोले हुए? 31 डेज। या तो जिस दिन आप लोगों को एक्चुअल में गुड्स मिले, या तो जिस दिन आप लोग पेमेंट कर रहे हो, फिर पेमेंट आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करो या जब आपके बैंक में डेबिट हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है? और अगर ऊपर से डिटरमाइन नहीं कर पाए तो जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? वापिस से अगर आप लोगों ने आरसीएम पे कोई भी गुड्स को परचेस किया, आरसीएम पे यानी कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो टैक्स कब पे करने का? तो जो भी सप्लायर ने आपको एक आधा इनवॉइस दिया रहेगा वो इनवॉइस आप लोग चेक करोगे 31st डे, या तो जिस दिन आपको गुड्स मिला या तो आपने जिस दिन पेमेंट किया, फिर पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया या बैंक में डेबिट किया, विच एवर इज अर्लियर रहेगा वो आपका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और सर अगर इससे भी आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा आप लोगों का? जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री पास किया वो आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट आता है आप लोगों का सेक्शन 12(4), ये बात करता है वाउचर की। तो वाउचर है ना, बहुत सिंपल है। क्या ये जो वाउचर है ये जिसके अगेंस्ट रिडीम होने वाला है वो आइडेंटिफाइबल है क्या? क्या है वो? आइडेंटिफाइबल। दो बात है, आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाइबल नहीं। लेट से मैंने आप लोगों को बोला ये लो 500 रुपए का डोमिनोज पिज्जा का कूपन, तो आपको मालूम है ये 500 रुपए का कूपन डोमिनोज में ही चलेगा और पिज्जा ही ले पाओगे, यानी कि ये आइडेंटिफाई कर पाए। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, पिज्जा वगैरह का जान दो, सप्लाई और सर्विस में आ जाएगा वो। मैंने आप लोगों को है ना बोट कंपनी का 2000 रुपए का ईयरफोन का वाउचर दिया, तो ये 2000 रुपीज का वाउचर आपको मालूम है सिर्फ बोट कंपनी के ईयरफोन के अगेंस्ट ही रिडीम हो सकता है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफाइबल हो गया। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। क्या आएगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। बट मालूम ही नहीं है। लेट्स से मैंने आप लोगों को बिग बाजार का कूपन दे दिया 5000 का, भैया बिग बाजार से कॉस्मेटिक भी ले सकते हो, स्टेशनरी भी ले सकते हो, ग्रोसरी भी ले सकते हो, यानी कि यहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। क्या रहेगा आपका? डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। क्लियर है आपको सेक्शन 12(4)? ध्यान से सुनना बच्चों, 12(4), 12(5), 12(6) सेम है आपका 13(4), 13(5), 13(6), तो मैं सेक्शन 13 रिपीट नहीं करूंगा। बढ़ेंगे आगे सेक्शन 12(5), बात करते हैं रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या आएगा? तो देखो, जिस दिन आपका ड्यू डेट था रिटर्न फाइल करने का, या तो जिस दिन आपने टैक्स का पेमेंट किया, मतलब जो भी है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और लास्ट में आता है आपका एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन यानी कि सप्लाई हो गया, उसके ऊपर अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है, सर उसके ऊपर कौन पैसा देगा? अरे बाबा, अगर किसी ने आपको लेट फी दिया या किसी ने आपको इंटरेस्ट दिया या किसी ने आपको पेनल्टी पे किया तो उसको बोलते हैं एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। तो एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन जिस दिन आपको मिला वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर नहीं मिला तो टाइम ऑफ सप्लाई है ही नहीं, जिस दिन मिला वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? ये था पूरा सेक्शन 12 आप लोगों के सामने। ठीक है, फटाक से एक बार रिकॉल करेंगे, सब लोग सिर्फ आराम से बैठना, मेरी बात को सुनते जाना। सेक्शन 12(2) फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहेगा? या तो इनवॉइस डेट या तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट का दिन मैटर नहीं करता। 12(3) आरसीएम। आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहेगा? जिस दिन आपको सप्लायर ने इनवॉइस या कोई भी डॉक्यूमेंट दिया, इनवॉइस का डेट या तो डॉक्यूमेंट का डेट, वहां से 31st डे, या तो जिस दिन आप लोगों को गुड्स मिले, या तो जिस दिन आप लोगों ने पेमेंट किया आइदर इन बैंक और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनमें का विच एवर इज अर्लियर। हाँ, अगर एडवांस में पैसा मिल रहा है अगर आपने किसी को एडवांस में पैसा पे किया है फॉर आरसीएम गुड्स वाला, तो एडवांस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, वाउचर के केस में आप लोग देखोगे कि ये वाउचर किसके अगेंस्ट रिडीम होगा, क्या वो आइडेंटिफाइबल है या नॉन आइडेंटिफाइबल है। अगर वो आइडेंटिफाइबल है तो उस केस में जब आपने इन वाउचर को इशू किया वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन वाउचर को रिडीम किया वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई।
फिर आता है रेसिडुअल केस, जिस दिन आपका ड्यू डेट था जीएसटी रिटर्न फाइल करने का वो बन जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो जिस दिन आपने टैक्स का पेमेंट किया वो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा रे आपका टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर बाद में आता है एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन, एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन का मतलब है जो भी आपके सप्लाई उसके ऊपर अगर आपको कोई अमाउंट मिलता है तो जिस दिन अमाउंट मिलेगा वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? चलो सेम वे में अभी मैं आप लोगों को सर्विसेज का भी पॉइंट एकदम इजीली जल्दी जल्दी समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। अभी मैं बात कर रहा हूं लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस किसके लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये इसको भी हम लोग कितने पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट है। सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल केस। तो भैया नॉर्मल केस में सुनो, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई उसको ना एक वर्ड यूज करते प्रोविजन ऑफ सर्विस। जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई वहां से ना 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस देना है। कितने दिन में देना है? 30 डेज। बट भैया अगर आप लोग कोई भी बैंक हो, या तो आप लोग इंश्योरेंस कंपनी हो, या तो आप लोग एनबीएफसी हो, या तो आप लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो आपको इनवॉइस देना है जब आपकी सर्विस कंप्लीट हुई वहां से 45 डेज के अंदर। इज इट क्लियर? नॉर्मल केस में कितना दिन है? 30 डेज। बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको कितना दिन दिया गया हुआ है? 45 डेज दिया गया हुआ है। अगले पॉइंट में बात करेंगे अपन सेसेशन ऑफ सर्विस। सेसेशन ऑफ सर्विस, सेसेशन ऑफ सर्विस का मतलब है कि सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, आपने काम बीच में से छोड़ दिया, काम बीच में से छोड़ दिया, सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको इनवॉइस कब देना पड़ेगा? डेट ऑन विच सर्विस सीजेस। इसका क्या मतलब है? अगर आपने सर्विसेज बीच में से छोड़ दी तो जिस दिन छोड़ी उस दिन आप लोगों को इनवॉइस देना पड़ेगा उतनी वैल्यू का जितना आप लोगों ने काम किया हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा आप लोगों का? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। यहां पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फॉर पीरियड मोर देन 3 मंथ्स। गुड्स में कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए कोई कंडीशन नहीं था, बट सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 3 महीने से ज्यादा का। तो आप लोग क्या चेक करोगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट डेट मेंशन्ड है? अगर पेमेंट डेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन्ड है तो ऑन और बिफोर सच डेट, तो ऑन और बिफोर सच डेट आपका क्या बन जाएगा? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। अगर पेमेंट का दिन मेंशन्ड है, लेट से पेमेंट बोला है हर क्वार्टर एंड पे आपको पेमेंट करेंगे, तो लेट से अप्रैल से जून का क्वार्टर एंड कब आएगा? 30 जून। तो 30 जून को पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो मैटर नहीं करता, 30 जून माना जाएगा आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा कि आपका पेमेंट का डेट इज नॉट मेंशन, पेमेंट का डेट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो जिस दिन आपको रिसीट हुआ पैसा, रिसीट ऑफ पेमेंट जिस दिन हुआ वो माना जाएगा आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है? और लास्ट में आता है पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। यानी कि अगर समझो आप लोगों ने बोला है कि ये तू इवेंट को कंप्लीट कर या माइलस्टोन को अचीव कर फिर हम तेरे को पेमेंट देंगे, तो डेट ऑफ सच कंप्लीशन, तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हुआ या माइलस्टोन अचीव हुआ वो माना जाएगा आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है? ये था आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 13 के ऊपर। तो सेक्शन 13 बोलता है कि देखो भैया अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा सप्लाई ऑफ सर्विस का? तो उसके लिए आप लोग क्या चेक करोगे, क्या इनवॉइस को टाइम पे इशू किया है? अगर इनवॉइस को टाइम पे इशू किया, अच्छा टाइम पे इशू मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को बताया 30 और 45 डेज, या तो अगर सेसेशन हुआ तो जिस दिन सीज हुआ, या तो कंटिन्यूस सप्लाई रहेगा तो पेमेंट डेट मेंशन है तो उस दिन, पेमेंट डेट मेंशन नहीं हो तो जिस दिन पैसा मिला, या तो अगर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हुआ। अगर उसके पहले आप लोगों ने इनवॉइस दे दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? या तो इनवॉइस का डेट या तो जिस दिन पैसा मिला, विच एवर इज अर्लियर। बट अगर आपने इनवॉइस को टाइम पे इशू नहीं किया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? अर्लियर ऑफ जिस दिन आपका सर्विसेज कंप्लीट हुआ था या जिस दिन आपको पेमेंट मिला, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है? चलो एक इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं मैं। 2 टाइम ऑफ सप्लाई भी एक ट्रांजैक्शन के लिए आ सकते हैं। एक एग्जांपल से सुनना, आप लोगों ने शादी के लिए एक हॉल को रेंट पे लिया, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस लिया। आपने रेंट पे कब लिया? 30 जून 2025। आपकी वहाँ पे शादी थी 7 जुलाई 2025। आपने यहाँ पे उनको एडवांस पे किया 10,000 रुपीज़। आपका बुकिंग हुआ था लेट से 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है? सामने वाले ने इनवॉइस आपको दिया, लेट से ए इनवॉइस दे दिया उसने आपको 10 जुलाई को,
बी इनवॉइस दे दिया आपने, उसने आपको 10 अगस्त को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे ना दो टाइम ऑफ सप्लाई है। जो 10,000 का एडवांस मिला है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा आपका? एडवांस कब दिया था? 30 जून, तो आएगा 30 जून 2025। और कितनी अमाउंट बच रही है अभी आपकी? 90,000। 90,000 के लिए केस 1 की बात करो, देखो सर्विस कब कंप्लीट हुई थी? 7 जुलाई, तो आइडियली लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आज से 30 डेज हो गए, तो वो क्या आएगा आपका? 6 अगस्त आएगा। तो कहना से उसने इनवॉइस तो 10 जुलाई को दे दिया, यानी कि लास्ट डेट के पहले दे दिया, तो लास्ट डेट यानी कि यहाँ पे इनवॉइस का डेट क्या आएगा? 10 जुलाई। बट अगर यही उसने इनवॉइस आपको 10 अगस्त को दिया रहता तो इनवॉइस तो टाइम के बाद में चला गया, तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या बन जाएगा? जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई। सर्विस कब कंप्लीट हुई थी आपकी? 7 जुलाई बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो हाँ, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर मल्टीपल टाइम ऑफ सप्लाई आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ेंगे आगे। फिर अगर आप लोगों ने सर्विसेज ऐसी ली है जिसके ऊपर टैक्स आपको आरसीएम बेसिस पे पे करना है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा अर्लियर ऑफ 61st डे फॉलोइंग द इनवॉइस और डॉक्यूमेंट डेट फ्रॉम सप्लायर। गुड्स के लिए 31st डे था, सर्विसेज के लिए 61st डेट है। या तो जिस दिन आपने उसको क्या किया पेमेंट, आइदर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या आपके बैंक में जिस दिन अमाउंट डेबिट हुआ वो। और अगर इससे भी डिटरमाइन नहीं कर पाए तो जिस दिन आप लोगों ने सर्विस का एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास किया वो बन जाएगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। बट हाँ, अगर आप लोगों ने कोई भी सर्विसेज अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइज से इंपोर्ट की है, देखो जो आपका सप्लायर है वो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, यानी कि मैं बोलूँ आपने सर्विसेज क्या की है? इंपोर्ट, तो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा अर्लियर ऑफ डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट। क्लियर है? फिर ये वाउचर, रेसिडुअल केस, एनहांस कॉम्पेंसेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला हुआ है। क्लियर है? फिर एक पॉइंट है कि जो नए का प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे चलता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है? तो ये जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है ना बच्चों, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो मोर देन 3 मंथ्स का होता है हर बार। तो कहना है इसे ये एज गुड एज आपका क्या बन गया? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आप लोग चेक करोगे क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी डेट मेंशन्ड है क्या कोई भी डेट मेंशन्ड है क्या? तो वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या तो डेट जिस दिन पैसा मिला विच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। डन 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 डन। चलो इसी के साथ अपना पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। हार्डली 17 मिनट्स लगे, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो 3 से 4 मार्क आप लोगों के कंफर्म है इसके अंदर। क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो एक छोटा सा मेरे लिए मोटिवेशन, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का, फटक से सब्सक्राइब कर देना, मेरा मोटिवेशन बढ़ा देना। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट सिर्फ रिलेटेड टू टैक्स इसी चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका सीए इंटर का अटेम्प्ट सितंबर 25 या जन 26 में, उनके साथ ये प्लेलिस्ट को शेयर जरूर कर देना। ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।